ओके, सो इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे कि भाई साहब भारत में जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है या इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। क्योंकि इलेक्शन के प्रोसेस में अगर झोल हो जाता है या इलेक्शन के प्रोसेस में अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो हम चाहे जितना भी स्ट्रांग अपना संविधान रखें, अपना कॉन्स्टिट्यूशन रखें, अपना भाई साहब सारा बाकी का कार्यक्रम जो भी हम करें, बट वी आर बेसिकली इलेक्टिंग अ फ्रॉड गवर्नमेंट। हमारे वोटिंग का प्रोसेस ही अगर फ्रॉड हो गया तो सारा कार्यक्रम ही बिगड़ जाएगा, है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस, द एंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन बी स्ट्रीमलाइन। इसको प्रॉपरली हम मॉनिटर कर पाएं, इसको प्रॉपरली हम भाई साहब इसका चयन कर पाएं, इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट भी कर पाएं, ठीक है। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जैसे समझ लो हमारा 3 फॉर्मेट है गवर्नमेंट का, एक है यूनियन, एक है आपका भाई साहब स्टेट लेवल और एक है भाई साहब आपका म्युनिसिपल लेवल। तो इन तीनों फॉर्मेट्स में समझ लो भाई साहब तीनों फॉर्मेट्स का एक साथ इलेक्शन कराना है, बहुत अफला तफली हो जाएगी भाई साहब, है ना। क्यों? क्योंकि इतना सारा पुलिस फोर्स कैसे हम, देखो बंदोबस्त तो करना पड़ेगा, इलेक्शन के टाइम पे बंदोबस्त तो करना पड़ेगा, तो विल इट बी अ प्रॉपर मैनेजमेंट? नो। तो इसीलिए भाई साहब जब यूनियन गवर्नमेंट का इलेक्शन हो रहा हो तो देखना पड़ेगा कि भाई साहब स्टेट का इलेक्शन ना हो, और जब स्टेट का हो रहा हो तब यूनियन का ना हो, या जब स्टेट का हो रहा हो तो म्युनिसिपल लेवल का ना हो। ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा है भाई साहब कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। बहुत सारे लोग झोल करते हैं, इलेक्शन में वोट्स को बाय आउट करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी भाई साहब आप क्रिमिनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। किसी क्रिमिनल को भाई साहब पार्टी का टिकट मिल गया, अभी वो क्रिमिनल अपना मसल पावर दिखाकर ऑपोजिशन के कैंडिडेट को भाई साहब डराएगा, धमकाएगा, मारने का कोशिश करेगा, बोलेगा भाई साहब पार्टी कैंपेनिंग बंद करो। ये सब तमाम चीजें हो सकती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इनको मॉनिटर कौन करेगा, इस प्रोसेस को पूरा मॉनिटर कौन करेगा? सो इट इज इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का जॉब रोल बहुत वाइड है, राइट फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग अ पार्टी। देखो आज मेरे को मन किया कि मैं एक पार्टी बना लूं, तो बना लूंगा क्या? बना सकता हूं, ठीक है, बना सकते हैं। लेकिन उस पार्टी के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। आपका एजेंडा क्या है, आप कितने लोग हैं, क्यों ही आप पार्टी बनाना चाहते हैं, ये सारे तमाम चीजें आपकी भाई साहब पर प्लान में होनी चाहिए। तब जाकर आके आप एक पार्टी रीजनल लेवल पे, एक पार्टी हो भाई साहब स्टेट लेवल पे, एक पार्टी होती है भाई साहब आपके नेशनल लेवल पे। तो ये सब पार्टीज बनती हैं। इन पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है। आपके भाई साहब इतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं पूरे इंडिया में? यूनियन लेवल पे 543 है, ठीक है। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ये तो मैं यूनियन लेवल की बात कर रहा हूं, स्टेट लेवल पे है, फिर आपका बात। तो ये सारे चीजों को भाई साहब इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करता है, विच इज बेसिकली अ बॉडी ऑफ 3 मेंबर्स, ठीक है। सो एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक प्रोसेस है डेमोक्रेसी का, ये पहला प्रोसेस है, और ये पहला प्रोसेस ही अगर सक्सेसफुल नहीं रहा तो डेमोक्रेसी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ठीक है। सो वी विल लर्न इन दिस चैप्टर कि भाई साहब आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या होता है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मींस ये पूरा इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको हम कैसे अंजाम देते हैं। हाउ डू वी बेसिकली रीओरिएंट दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को कैसे अंजाम मिलता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर बच्चा पार्टी। वोट, ठीक है, ईवीएम मशीन्स, बैलेट वगैरह ये सब होता है, ठीक है। सो इलेक्टोरल प्रोसेस कहां है, तुम रुक गए भाई साहब। So elections takes place in a democracy to choose people's representatives. किसी भी डेमोक्रेसी में भाई साहब इलेक्शन होएगा, ठीक है। There are more than 100 countries in the world in which elections takes place to choose people's representatives. लोगों के representatives को choose करना है, और इसका जो प्रोसेस होता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्शन, ठीक है। So election is conducted in more than 100 countries in the world in which elections takes place to choose people's representative. हम लोगों के उम्मीदवारों को choose करते हैं, ठीक है। Okay. वोटर्स हैव द चॉइस टू इलेक्ट हु विल रिप्रेजेंट देम। तो वोटर्स के पास चॉइस रहता है किसको इनको वोट देना है, ठीक है। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। लॉज फॉर देम मतलब क्या होता है? आप जिसका चयन कर रहे हैं वो है क्या? लेजिस्लेटिव बोलते हैं। डेमोक्रेसी के 3 विंग्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड द एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेचर होता है मतलब लॉ मेकिंग बॉडी। तो सारे नियम कानून जो हमारे होंगे अगले 4-5 सालों तक, जब तक वो गवर्नमेंट रहेगी, तो वो जो लॉज बनाएंगे वो होगा भाई साहब लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। ओके, सो वी आर बेसिकली चूजिंग द लेजिस्लेचर। ओके, दे कैन चूज हु विल फॉर्म गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, ठीक है। दे कैन चूज द पार्टीज हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। तो ऐसे पार्टीज का भी निर्वाचन, ठीक है। सो ये सारी चीजें भाई साहब हम करते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस,
तो पहला फीचर क्या है भाई साहब, 1% 1 वोट, ठीक है। एक इंसान का एक ही वोट गिना जाएगा। ऐसा बहुतों बार हुआ है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या अलग अलग देशों में, जहां पे किसी इंसान के पास अगर ज्यादा प्रॉपर्टी है या पैसा है तो उसको एक से ज्यादा वोट का अधिकार दिया गया है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि अगर कोई गरीब फार्मर या पीजेंट है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको वोटिंग का अधिकार ही नहीं है। Women were not given the right to vote. So it happened in many constituencies. It happened in many past democracies in the world. But आज की तारीख में इंडिया में as per the constitution एक इंसान का एक वोट होगा। और इसीलिए जब आप वोट देने जाते हैं तो वो देखो एक मार्किंग लगा दी जाती है आपके ऊपर। तो ये मार्किंग मतलब आपका वोटिंग हो चुका है। वैसे भी जब आप एंटर करते हो तो आपके नाम के अगेंस्ट करते हो तो वो रजिस्टर हो चुका है, फिर से आप एक बार वोट नहीं दे सकते, ठीक है। यू कैन नॉट कास्ट दस, आप वोट दे सकते हो लेकिन उस इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते। स्टेट लेवल पे समझ लीजिए आपने वोटिंग कर दी, हो गया। अभी शायद आप यूनियन लेवल पे कर सकते हो, आप प्रोविजनल लेवल पे कर सकते हो, लेकिन स्टेट लेवल पे फिर से उस करंट ईयर में या उस टाइम पे आप वोटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो 1% 1 वोट, एनीबडी हु हैज अटेन्ड 18 इयर्स ऑफ एज इज एलिजिबल टू वोट, ठीक है। सो एक इंसान का एक वोट गिना जाएगा। क्लियर है भाई साहब? ओके। So 1% 1 vote, this means that everyone should have one vote and every vote should have an equal value. सब वोट्स का भाई साहब इक्वल वैल्यू है, ठीक है। ओके। और क्या भाई साहब, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? अपना वोट देने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा शायद, लेकिन फ्री इलेक्शन है, ठीक है। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री एंड फेयर भी है। फेयर मतलब कोई झोल झाल ना हो, किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो और किसी के साथ भाई साहब मतलब किसी के मानवाधिकार का उल्लंघन ना हो, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये हो गई भाई साहब, ठीक है। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस, ठीक है, एंड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स, ठीक है। वोटर्स को चॉइस मिले, रियल चॉइस मतलब एक पेटी 10,000 का पहुंच गया घर में, पता नहीं किस पार्टी से आया, उसी पार्टी में आपका वोट जाना चाहिए, ये फेयर इलेक्शन नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा पता चलता है तो इलेक्शन कमीशन उस पार्टी को भी और उस पार्टी के कैंडिडेट को भी बैन कर सकती है, ठीक है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ओके, व्हाट एल्स? जैसे वैसे आप बंदूक तान के तुमको इसको ही वोट देना है, ठीक है। अगर इस तरीके का हमने रखा तो दिस इज नॉट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। सो दीज आर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मतलब आप जब घर से निकल रहे हैं वोट देने के लिए तो आपके माइंड में सिर्फ गवर्नमेंट और उसके काम को लेकर ही चॉइस हो और किसी दबाव में आकर आप वोट ना दें। दबाव बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। आपके घर में भाई साहब 10,000 का एक बंडल पहुंच गया है, ये एक दबाव है, ठीक है। आपको भाई साहब बोला गया है कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपकी दुकान हड़प लेंगे, ये सब अगर आपको दबाव दिए गए हैं तो अलग बात है, ठीक है। तो देन इट इज नॉट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। ओके, रेगुलर इंटरवल्स, इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलर आफ्टर एवरी 5 ईयर, आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। तो हर एक चीज का भाई साहब एक इंटरवल होता है। 5 साल का गवर्नमेंट है तो अगले 5 साल तक कम से कम ये सरकार रहेगी, अगर इस सरकार को कोई नो कॉन्फिडेंस ना पास करे तो, ठीक है। ओके, सो देयर इज अ टाइम फ्रेम, रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। पॉलिटिकल कंपटीशन ड्यूरिंग इलेक्शंस हैज सर्टेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो भाई साहब अगर इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं तो पार्टीज के बीच में भाई साहब कंपटीशन तो होगा। तो ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है इसके कुछ मेरिट्स भी हैं, मतलब एडवांटेजेस भी हैं, और कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, ठीक है। मेरिट्स क्या हो जाएंगे भाई साहब? लोगों तक पहुंचने की, जैसे आप देखो एक मेरिट का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। समझो एक टाइम था जब जस्ट सेल फोन टेक्नोलॉजी इंडिया में लॉन्च हुई थी, तब ये स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, तभी भाई साहब आपका सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग और मैसेजेस के लिए होता था। मैं आपको बोल रहा हूं कि उस टाइम पे अगर आपने एक फोन लिया रहता, एक कॉल करने के लिए 3 रुपए पर मिनट लगता था, एक कॉल करने के लिए 3 रुपए पर मिनट। ये तो छोड़ो, ठीक है, आपको अगर कॉल आए सामने से और अगर आपने उसको उठा लिया तो उसके 2 रुपए लगते थे, ठीक है। दैट वाज हाउ एक्सपेंसिव इट वाज, ठीक है। तो क्योंकि उस टाइम पे एक ही सेल फोन सर्विस प्रोवाइडर था, ठीक है। तो भाई साहब इतने हाई प्राइसेस थे, एक मैसेज भेजने का 1 रुपए, एक मैसेज रिसीव करने का 1 रुपए, तो ये सारी चीजें थी। आज की तारीख में भाई साहब आप 150-200 रुपए में एक पूरा प्लान पूरे महीने का अफोर्ड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग डेटा, ठीक है, इंक्लूडिंग डेटा। क्यों ऐसा हो गया? उसमें आपको ऑफर रहेगा, इतने एसएमएस फ्री हैं, ठीक है, इतने भाई साहब आपका उसमें आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन चला रहे हैं, डेटा वगैरह सब कुछ फ्री है। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब तक एक प्लेयर था मार्केट में तब तक ऐसा था, जब बहुत सारे प्लेयर्स आ गए
तो क्या हुआ भाई साहब, मार्केट में प्राइस रिड्यूस होने लगा, ठीक है, सब कंपटीशन बढ़ने लगा, प्रॉफिट मार्जिन लोग कम लगने लगे, टर्नओवर बनाने लगे, कंपटीशन में आपका भाई साहब बेस बढ़ने लगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन में एक मेरिट ये होता है, अभी पॉलिटिकल कंपटीशन क्या है, मतलब जितने भी पार्टी हैं और जितने भी पार्टी लीडर्स हैं, दे विल ट्राई टू इंप्रेस द वोटर्स। और इंप्रेस मतलब क्या है, इंप्रेस मतलब थार पे निकल गया भाई साहब, बुलेट पे निकल गया, इंप्रेस है नहीं, आप उनके लिए कुछ काम करो, है ना, आप अपने वोटर्स के लिए कुछ काम करोगे तब वो इंप्रेस होंगे, तो ये अच्छा है। सब पार्टीज भाई साहब, सब लोग भाई साहब वोटर्स के लिए अगर काम करने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली भाई साहब समाज का सुधार हो जाएगा, है ना, सो दैट इज अ मेरिट। लेकिन डीमेरिट क्या है, आपसी क्लैश, कभी कभी एक दूसरे का मर्डर भी कर देते हैं भाई साहब पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है, कभी कभी भाई साहब और भी बहुत साहब दंगे फसाद होते हैं, कभी कभी मारामारी हो जाती है, तो ये सारी चीजें होती हैं डीमेरिट्स में, ठीक है। मेरिट्स आपके क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब, मेरिट्स हो गया सेंस ऑफ ड्यूटी, है नो, हर एक पॉलिटिकल लीडर को एक कर्तव्य बोध का एहसास होता है कि भाई साहब हाँ हमको काम करना पड़ेगा, तभी तो जाकर पब्लिक अपने ऊपर वोट फेंकेगी, वरना तो भाई साहब, ठीक है, तो देयर इज अ सेंस ऑफ ड्यूटी। देन डीमेरिट्स क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म, तो डिसयूनिटी होगा ही, आप पार्टी ए के हैं, आप पार्टी बी के हैं, इनका एक उम्मीदवार और इनका एक उम्मीदवार, ऐसे रास्ते में चल रहे थे और ऐसे भिड़ गए, ये भाई साहब मारामारी चालू, ठीक है, क्योंकि तुम पार्टी ए के हो, लीडर्स भी नहीं है ये, क्योंकि मैं इस पार्टी को समर्थन करता हूं, ये इस पार्टी को, आपने कईयों बार देखा होगा डिबेट हो रहा है, डिबेट होते होते भाई साहब मारामारी पे लोग उतर आते हैं, तो ये होता है, ठीक है, जस्ट टू शो देयर, तो ये सारी चीजें भाई साहब होती है। डिसयूनिटी मतलब ऑब्वियसली हर एक पार्टी अपने एजेंडा को लेकर चल रहा है और उस पार्टी के जितने भी उम्मीदवार होते हैं वो दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड फैक्शनलिज्म। ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव, ग्रुपिज्म। नाउ व्हाट इज ग्रुपिज्म, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में भाई साहब क्लैश, ठीक है, तो ये ग्रुप में भाई साहब जो क्लैश होता है उसको अपन बोलते हैं ग्रुपिज्म, दैट इज नोन एज ग्रुपिज्म। होना स्वाभाविक है भाई साहब, ठीक है, ये होगा ही, ठीक है। ओके, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शंस फॉर लोकसभा, विधानसभा, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका, आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years, ये आपका यूनियन लेवल पे होता है, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा, आप इसको विधानसभा बोलेंगे नहीं, इसको राज्यसभा बोलेंगे अपन, दिस इज बेसिकली राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा मतलब ये सेंट्रल लेवल पे है, दिस इज बेसिकली सेंट्रल लेवल, ठीक है, या ऐसा, चलो ऐसा करते हैं, ठीक है, सही है, ये विधानसभा एक्चुअली में क्या है, देखो पार्लियामेंट में 2 सभा है, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा का इलेक्शन पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती है, वैसे ही आपका स्टेट लेवल पे भी है विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यूनियन लेवल जो है, यूनियन लेवल का या सेंट्रल लेवल का जो गवर्नमेंट होता है, ठीक है, उसमें एक होता है आपका लोकसभा और एक होता है भाई साहब आपका राज्यसभा। लोकसभा के उम्मीदवारों को हम सिलेक्ट करते हैं इलेक्शन में, वैसे ही अगर आप स्टेट लेवल का गवर्नमेंट देखेंगे, स्टेट लेवल, ठीक है, इसमें होता है भाई साहब आपका विधानसभा, विधानसभा, और ये वाला होता है आपका विधान परिषद, ये होता है आपका विधान परिषद, ठीक है, यहां पे भी पब्लिक पार्टिसिपेट करती है, तो इसीलिए पब्लिक पार्टिसिपेशन कौन से 2 इलेक्शन में होगा, लोकसभा और विधानसभा में होगा। क्या ये समझ में आ रहा है, लोकसभा एट यूनियन लेवल एंड विधानसभा एट स्टेट लेवल, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ठीक है, सो the Lok Sabha at union level and Vidhan Sabha at state level will involve the participation of members of the, हम बोल सकते हैं local people, ठीक है, क्लियर है, ओके। आफ्टर एवरी 5 years, ये हर 5 साल में होगा, हाँ हो सकता है कोई आपातकालीन स्थिति आ गई हो सकता है कोalition गवर्नमेंट था और भाई साहब गवर्नमेंट टूट गया, मिलीजुली सरकार थी, एक दूसरे पे भाई साहब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और सरकार गिर गई, तो ऐसा हो सकता है, ये 1 साल में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, इट कैन हैपन एट एनी टाइम, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो फिर से री इलेक्शन होगा। लेकिन जब भी कोई गवर्नमेंट सिलेक्ट होता है तो जनरली हम मान लेते हैं कि 5 साल तक, अगले 5 साल तक ये सरकार बनी रहेगी, ठीक है, ओके। सो इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, ईदर ऑन द सेम डे और विद इन फ्यू डेज, ठीक है, तो आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं उन पे भाई साहब सेम टाइम पे या कुछ दिनों के अंतराल में, क्यों कुछ दिनों के अंतराल में, क्यों सेम टाइम पे नहीं हो सकते, देखो समझो इस चीज को कि भाई साहब 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, है ना, ऑल ओवर इंडिया, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा कि भाई साहब चलो पहले अपन ना एक फेजेस में इलेक्शंस करेगा, ठीक है, पहले 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को निपटाते हैं, हम मंडे को इन 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को निपटाएंगे, ट्यूसडे रेस्ट देंगे, वेडनेसडे को
दूसरे 100 को फर्स्ट डे रेस्ट देंगे भाई साहब, फ्राइडे को, तीसरे 100 को, ऐसे मतलब लगभग एक हफ्ते या 10 दिन में पूरे इलेक्शन सिस्टम को हम निपटाएंगे। ऐसा जनरली होता है। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्यों एक दिन में ही सब ना निपटा दो? हाँ, क्यों हड़बड़ी हो जाएगी? वोट तो रिकॉर्ड हो रहे हैं, तुम वोट देने जाते हो, रिकॉर्ड हो गया वैसे। हाँ, पुलिस फोर्स, अरेंजमेंट, बंदोबस्त, ये जो आपको करना पड़ेगा, ये बहुत बड़े पैमाने पे कर। अभी समझो भाई साहब, अगर 100 जगह पे आप इलेक्शन करा रहे हो तो पुलिस को भाई साहब यहां पे पोस्टिंग कर दिया, दूसरे 100 जगह पे उसी दिन करोगे तो ये पुलिस फोर्स में भाई साहब खींचातानी मच जाएगी। इतना तो पुलिस फोर्स है नहीं हमारे पास, है ना? तो जितना ज्यादा आप इलेक्शन एक ही दिन में करने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा पुलिस फोर्स में खींचा तनाव हो जाएगा भाई साहब। इतने ज्यादा हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते और पुलिस का बंदोबस्त होना जरूरी है, ठीक है? तो ये सारे चीजें होती हैं। तो इसीलिए जनरली हम देखेंगे जब भी कोई इलेक्शन अनाउंस होता है, चाहे वो भाई साहब यूनियन लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, इट इज अनाउंस विद इन अ फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी में होता है ताकि बंदोबस्त हम प्रॉपरली कर सके, ठीक है? बाकी आज की तारीख में तो ईवीएम आ गया है, तो वो सिर्फ बटन दबाना है उसको, तो वो तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा, ठीक है? उसमें तो जैसे ही आप प्रेस करोगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा, ओके, विद इन अ फ्यू डेज। ओके, दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन, इसको अपन बोलते हैं जनरल इलेक्शंस, ठीक है? जनरल इलेक्शंस आर कंडक्टेड एट द नेशनल लेवल, ठीक है, यूनियन लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, जिसमें अपन लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं या उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है? बाई इलेक्शन, तो आपका बाई इलेक्शन क्या है? इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर, ठीक है? अगर भाई साहब बाई इलेक्शंस होते हैं तो ये बाई इलेक्शन मतलब क्या होता है? हो सकता है भाई साहब कोई गवर्नमेंट चला रहा होगा, ठीक है, एंड अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया है, तो उसको उनकी सीट को फिल करने के लिए हम बाई इलेक्शन करते हैं। जैसे गोवा के चीफ मिनिस्टर थे मनोहर पारिकर, ठीक है, एंड ही एक्चुअली व्हेन ही एक्सपायर्ड, तो वहां पे बाई इलेक्शन हुआ। क्या ये समझ में आ रहा है? कुछ ही सालों पहले ही वॉज द चीफ मिनिस्टर टू हिज लास्ट डे, he was suffering from cancer and when he died, so obviously there was a death reported and hence by elections were conducted, ठीक है? उनके पोस्ट को तो फिल करना पड़ेगा ना, ठीक है? So election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही भाई साहब जब हम इलेक्शन कराते हैं, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो मेंबर चुने गए थे लेकिन उनका निधन हो गया है, तो उनको उनके स्पेस को फिलअप करने के लिए जब हम इलेक्शन करवाते हैं तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? बाई इलेक्शंस, ठीक है? क्लियर है? ओके, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो आपके भाई साहब द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज पार्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस, ठीक है? फॉर एग्जांपल द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज डिवाइडेड इनटू 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अगर आप देखोगे पूरे महाराष्ट्र में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं भाई साहब? 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शंस। आपके टोटल इंडिया में कितने हैं? 543, जिसमें 48 भाई साहब महाराष्ट्र में है। समझ में आ रहा है? टोटल इंडिया में जनरल इलेक्शंस के लिए 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, आउट ऑफ विच इन महाराष्ट्र इटसेल्फ यू हैव 48 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है? दिंडोरी, धुले, जलगांव, जलना, औरंगाबाद, ये सब आपके भाई साहब कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। रायगढ़, ठीक है, जिसमें आप आते हैं, ठीक है? तो ये बारामती, सतारा, ये सारे आपके भाई साहब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है? ओके, लोकसभा इलेक्शंस, कंट्री डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इलेक्टेड, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोई इलेक्शन जीतता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एमपी, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट पर्सन इज नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप चाहे जीती, आपकी पार्टी चाहे हार गई हो, लेकिन अगर आप जीत गए हैं तो आप एमपी हो गए। समझ में आ रहा है? ठीक है? सो इवन इफ योर पार्टी हैज लॉस्ट द इलेक्शंस, बट सिंस you won the elections from your constituency, ठीक है, you are a member of parliament, आप भाई साहब member of parliament हो गए, ठीक है? ओके, every vote should have equal value, ठीक है? विधानसभा इलेक्शंस, अभी विधानसभा क्या होता है? ये होता है स्टेट लेवल पे, ठीक है? स्टेट लेवल पे विधानसभा और विधान परिषद होता है, ठीक है? तो विधानसभा भाई साहब क्या हो जाएगा? यहां पे भी आप तो स्टेट लेवल डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यहां पे भाई साहब 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं और यहां पे स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। यहां पे जो जीतता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एमएलए। यहां पे जो जीतता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एमपी, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? यहां पे जो जीतता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एमएलए। जैसे प्रशांत ठाकुर इज एन एमएलए, है ना?
Why? Because he is a member of legislative assembly. He has been elected as a member of legislative assembly. He is MLA. Means आपके स्टेट लेवल पे उन्होंने इलेक्शन जीता है, विधानसभा में वो मेंबर हैं. ठीक है? Are we clear on this one, people? ठीक है? Okay. The same principle of creating wards similar to constituencies applies for पंचायत and municipal elections. ये आपका थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट हो गया, जहां पे आप म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे इलेक्शन कराते हैं या पंचायत लेवल पे. अगर गांव खेड़ा हुआ तो पंचायत इलेक्शंस होंगे, और अगर आपका शहर हुआ तो वहां पे म्यूनिसिपल इलेक्शंस होंगे. तो 3 लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, सेंट्रल लेवल पे, आपके स्टेट लेवल पे, और आपके भाई साहब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जहां पे हम बोलते हैं म्यूनिसिपल या पंचायत लेवल के इलेक्शंस. ठीक है? क्लियर है? सो इलेक्शंस हैपेंस एट एवरी स्टेज. तो ये हो गया भाई साहब आपका जनरल इलेक्शंस, जो आपका होता है भाई साहब सेंट्रल लेवल पे, फिर आपका हो गया भाई साहब स्टेट लेवल पे, फिर हो गया आपका भाई साहब पंचायत, या अपन बोल सकते हैं इसको म्यूनिसिपल. तो ये आपके 3 लेवल्स पे भाई साहब इलेक्शंस होते हैं. क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? ठीक है? Okay, certain weaker sections of the society may not get adequate representation and it may hamper their development. ठीक है? तो हो सकता है भाई साहब कोई वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, तो उसको कैसे इलेक्शन में हम इन्वॉल्व करें या उसका कैसे रिप्रेजेंटेशन करें. ठीक है? सो देयर इज अ क्लॉज फॉर देम. दिस विल डिप्राइव आवर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज ऑफ द वॉइस ऑफ अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है? तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ रिजर्विंग सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शंस. तो यहां पे भाई साहब क्या हुआ, यहां पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्व कर दिया गया. ठीक है? हर जगह पे कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं रिजर्विंग सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ठीक है? उनके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज भाई साहब रिजर्व कर दी गए हैं. बहुत सालों से समाज में वो प्रताड़ित हैं, बहुत सालों से समाज में उनके ऊपर अत्याचार हुआ है. ठीक है? अलग अलग लेवल्स पे हुआ है. तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कुछ वीकर सेक्शंस के लिए, मतलब वहां पे सिर्फ ये लोग ही कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस. ठीक है? ओके. रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो भाई साहब कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व फॉर पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ठीक है? दिस इज बेसिकली रिजर्व फॉर पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. इसको हम बोलते हैं भाई साहब रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ठीक है? यहां पे सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कम्युनिटी के लोग ही इलेक्शंस को कंटेस्ट कर सकते हैं. वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं. ऐसा नहीं कि भाई साहब उनको पार्टी के ऊपर क्वालिफिकेशन है, उनका एससी या एसटी कम्युनिटी को बिलोंग करना उनका क्वालिफिकेशन है. दे कैन बिलोंग टू एनी पार्टी. ठीक है? ओके. सो यहां पे भाई साहब आपका देखिए महाराष्ट्र में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितने हैं भाई साहब आपके 48, और इनमें कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे भाई साहब शेड्यूल कास्ट, ये देखिए रामटेक शेड्यूल कास्ट. ठीक है? अगर आप देखोगे अमरावती शेड्यूल कास्ट, ये इनको भाई साहब फिक्स कर दिया गया है. ऐसे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए फिक्स कर दिया गया है. ठीक है? यहाँ पे देखो नांदुरबाई शेड्यूल ट्राइब्स. ठीक है? यहाँ पे इनके तादाद ज्यादा है, तो ऑब्वियसली दे वुड नीड अ रिप्रेजेंटेशन. तो यहाँ पे इन जगहों को भाई साहब फिक्स कर दिया गया है. ठीक है? यहाँ पे भी देखिए लातूर शेड्यूल कास्ट. ठीक है? सोलापुर देखिए शेड्यूल कास्ट. तो इन सब जगहों पर बहुत सारे एरियाज में सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग ही कंटेस्ट कर सकते हैं. तो अगर मैं बोलूं कि चंद्रपुर में क्या शेड्यूल कास्ट के लोग या शेड्यूल ट्राइब के लोग कंटेस्ट कर सकते हैं? कंटेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है? यहां पे इनके लिए फिक्स्ड है, यहां पे कोई और नहीं आ सकता. यहां पे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग ही आ सकते हैं, लेकिन यहां पे भी ये आ सकते हैं. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज. समझ में आ रहा है ये? ठीक है? तो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसा नहीं है कि हायर कास्ट के लोग ही भाई साहब उसमें आएंगे. वहां पे भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब आ सकते हैं, लेकिन यहां पे भाई साहब सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग ही कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस. इज दिस थिंग क्लियर? समझ में आ रहा है ये? ठीक है? तो सोलापुर देखिए जैसे रिजर्व्ड है किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए. ठीक है? तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा किसी भी पार्टी से हो, ही हैज टू बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी. ठीक है? ओके. जैसे पालघर देखिए रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स. ठीक है?
पालघर आपका शेड्यूल पर, तो ये आपके रिजर्व फॉर पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये इलेक्शन का कार्यक्रम है, ठीक है। ओके, लोकसभा शेड्यूल कास्ट में कितने भाई साहब, लोकसभा में कितने सीट्स रखे गए हैं शेड्यूल कास्ट के लिए? 79 सीट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 41 सीट्स। तो क्या 85 सीट्स हो सकते हैं लोकसभा के लिए? हो सकते हैं, समझ में आ रहा है? मिनिमम 79 सीट्स हैव टू गो टू शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स एंड मिनिमम 41 सीट्स हैव टू गो टू शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स। इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं, ठीक है। ओके, दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शंस एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल में जो आपका म्युनिसिपल इलेक्शंस होता है या पंचायत इलेक्शंस होता है, वहां पे भी कुछ रिजर्वेशंस को एक्सटेंड किया गया है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता? बहुत बढ़िया ना भाई साहब। हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व्ड वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अलग अलग स्टेट में अभी डिपेंड करता है भाई साहब, कौन से स्टेट में इनकी तादाद ज्यादा है, कौन सी तादाद ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आपको भाई साहब रिजर्वेशंस करने पड़ते हैं। यू हैव टू एक्चुअली रिजर्व according to it. Okay, similarly 1/3 of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates. ठीक है, तो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए मतलब विलेज पंचायत लेवल पे, म्युनिसिपल लेवल पे, ठीक है, अर्बन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, ठीक है। वोटर्स लिस्ट, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, once the constituencies are decided, the next step is to decide who can and who cannot vote. तो जो भी भाई साहब 18 years के बिलो होगा, that person is not allowed to vote. The person, anybody who has crossed 18 years of age, in a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. ये लिस्ट पहले ही तैयार हो जाती है, ठीक है। This list is officially known as the electoral roll and is commonly known as the voters list. ये आपका भाई साहब वोटर्स लिस्ट होता है। अभी मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मेरे मम्मी पापा कहीं और रहते थे, सो दे हैव मूव्ड हियर अलोंग विथ मी, ठीक है। तो अभी उनका वहां पे जो वोटर आईडी कार्ड था, ये यहां पे तो भाई साहब एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि उनका नाम तो यहां पे चढ़ा नहीं है। तो अभी क्या, विल दे बी एबल टू वोट हियर? नो, अनटिल अनलेस देयर नेम अपीयर्स इन द लिस्ट। सो व्हाट डू वी डू? आप सीधा भाई साहब किसी भी ऑफिस में जाकर अपना नाम जमा कराइए, आपको एक हफ्ते में आपका वोटर आईडी कार्ड बन के आ जाएगा। एक हफ्ता क्या, उससे भी कम टाइम लगेगा। ऑनलाइन में भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यू जस्ट हैव टू सबमिट अ प्रूफ ऑफ योर रेजिडेंस कि भाई साहब आप यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली यू आर एलिजिबल टू वोट हियर, ठीक है, ठीक है। सो दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर्स लिस्ट। ये लिस्ट तैयार होती है। किसी ने ये लिस्ट देखा है? कोई अपने मम्मी पापा के साथ गया है इलेक्शन में? देखा है आपने, ठीक है। तो जब आप इलेक्शन वोटिंग में जाते हैं तो ये लिस्ट हर जगह, जैसे सुषमा पाटिल में भाई साहब जब इलेक्शन होता है तो हर उसमें आपका देखो ऐसा नंबरिंग रहेगा, ऐसा इतना बड़ा सा लिस्ट रहता है। आप वहां पे आप देखेंगे कहां पे आपका नाम आ रहा है, कौन से बूथ पे है, तो वहां पे जाकर आप वोट दे देंगे, ठीक है। ये लिस्ट में नाम आता है आपका। क्या आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी है? अभी समझ लीजिए आपका नाम और आपका फोटो दिख रहा है लेकिन आपकी शक्ल मैच नहीं हो रही है, ये विशाल चौधरी नहीं लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो तब आपसे आधार कार्ड मांगा जा सकता है। देन दे माइट आस्क यू फॉर योर आधार कार्ड। हाँ हाँ, वोटर आईडी, देखिए वोटर आईडी होगा तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। आधार कार्ड लेकर गया होगा वो, लेकिन आधार कार्ड के ऊपर आप वोट नहीं दे सकते। आपका वोटर आईडी पे लिस्ट पे नाम होना चाहिए। आधार कार्ड आप क्यों लेकर जाते हैं? आधार कार्ड आपका आइडेंटिटी है। हो सकता है ना भाई साहब आपका जो इलेक्शन के लिस्ट में आपका फोटो भी दिखता है, वहां पे आपका नाम भी दिखता है और आपका फोटो भी दिखता है, तो हो सकता है आपका फोटो मैच ना हो रहा हो, तो आप आधार कार्ड में दिखा दीजिए भाई ये हूं मैं, देखो ये नाम है मेरा, आपका जो नाम है मेरा वही नाम है, इसलिए आप आधार कार्ड लेकर जाते हैं। अदरवाइज आधार कार्ड ले जाने का कोई मतलब है नहीं। आधार कार्ड आपका आइडेंटिटी है, यू आर द सेम पर्सन जो वहां पे दिख रहा है, क्योंकि वो भाई साहब ब्लैक एंड व्हाइट का है, कलर फोटो नहीं है, वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट है, वो जेरोक्स कॉपी है। तो ब्लैक एंड व्हाइट में जो आपको शक्ल दिखता है और जमीन आसमान का फर्क होता है। तो एट टाइम्स देयर माइट बी अ कंफ्यूजन बिकॉज ऑफ विच यू माइट नीड टू प्रेजेंट योर वोटर आईडी कार्ड की जरूरत नहीं है, कैरी करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन आधार कार्ड अगर कभी आपको प्रेजेंट करने दिया रहेगा तो इसीलिए कि आपका शायद शक्ल मैच नहीं हो रहा होगा जो वहां पे हो रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो अगर आप सामने करें तो बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, देन यू माइट बी एबल टू और यू माइट बी आस्क्ड फॉर एन आईडी ऑफ योर आधार कार्ड, ठीक है। क्योंकि आधार कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, तो इसीलिए उसको हम आइडेंटिटी मानते ही हैं। ओके, जितनी बार भी शिफ्टिंग होंगे आप,
उतनी बार आराम से आप वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हर सोसाइटी में एक वो आता है, फॉर्म आता है कि आप बता दीजिए कि कितने लोग, जितनी भी बिल्डिंग सोसाइटीज हैं, अगर किसी के पास भाई साहब वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो हमें इत्तला करिए, हम उनके घर पे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ये? तो घर पे भी आकर बना देंगे लोग। वो इलेक्शन का प्रोसेस है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। वैसे आप 50 बार शिफ्ट हो रहे होंगे तो भी गवर्नमेंट इस बात को सपोर्ट करेगी। जिस दिन आप नए शहर में आते हैं, अगर उसी दिन आपको वोटर आईडी कार्ड का प्रोसीजर चालू करना, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि आपको वैसा वोट तो देना, वो आपका फंडामेंटल राइट है, आपको कोई छीन नहीं सकता। दैट इज योर फंडामेंटल राइट। तो वोटिंग लिस्ट से आपका नाम आना ये सरकार की जिम्मेदारी है, तो वो करना ही पड़ेगा उनको। ठीक है, ओके। सो इस तरह से देखो, आपका ऐसा लिस्ट रहता है, ये आपका नाम लिखा रहता है, यहाँ पे आपका फोटो रहता है। ये तो भाई साहब आपको कलर्ड फोटो दिख रहा है, जनरली वहां पे आपका ब्लैक एंड व्हाइट रहता है। इतने सारे भाई साहब जेरोक्स करेंगे तो एक एक का भाई साहब कलर प्रिंट निकालते बैठेंगे तो हो चुका। ठीक है, तो ये ऐसा दिखता है। दिस इज हाउ इट रिफ्लेक्ट्स। तो हो सकता है ना कभी कभी आपका कंफ्यूज दिख रहा हो, तो चेहरा कंफ्यूज दिख रहा है, तब आपका आधार कार्ड मांगा जा सकता है। ये आपका वोटर लिस्ट होता है। दिस इज हाउ द वोटर लिस्ट वुड अपीयर। ऐसे भाई साहब बड़ी सी बुक होती है, वहां पे एक के बाद एक पन्ने ऐसे पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, आप वो कुछ बूथ में वहां पे लोग बैठे रहते हैं, आप जाकर बोलेंगे कि ये नंबर है मेरा, मतलब वोटर आईडी कार्ड में, तो वो बता देंगे किसमें आपका हो सकता है, किसमें लिस्ट होगा। ऐसा लिस्ट रहेगा आपका। ठीक है, ऐसे नंबरिंग रहेगी आपकी। ओके, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, इसका मतलब क्या होता है भाई साहब? ये टर्म्स का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। सिटीजन्स एज 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन। तो इनको अपन क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। एनीबडी हु हैज अटेन्ड 18 ईयर्स ऑफ एज हैज एक्वायर्ड द राइट टू वोट। ठीक है, तो आपका भी जब 18 साल हो जाए तो प्लीज अपना वोटर आईडी कार्ड बना लीजिएगा। ठीक है, ओके। सिटीजन हैज द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। ठीक है, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट। ठीक है, और इसमें कास्ट का, रिलीजन का या जेंडर का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। 1 person इज इक्वल टू 1 वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। हर एक वोट का भाई साहब इक्वल वैल्यू होता है। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, मिनिमम एज कितना होना चाहिए भाई साहब? अभी कैंडिडेट्स मतलब कौन? जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इनका मिनिमम एज भाई साहब 25 ईयर्स होना चाहिए। वोटिंग एज इज 18 ईयर्स, बट कैंडिडेट का एज अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल टू सपोर्ट। तो बल्कि मिलता है आपको पार्टी टिकट। ठीक है, तो आपको भाई साहब आपके टैलेंट के ऊपर या आपकी पार्टी अगर आप पे भरोसा करती है तो आपको एक पार्टी टिकट इश्यू होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पार्टी टिकट। ठीक है, सो अलग अलग पार्टीज अपने मेंबर्स को क्या देती हैं? पार्टी टिकट्स। ठीक है, सो डिफरेंट पार्टीज। तो कैंडिडेट्स ये क्या करते हैं? पहले भरते हैं आपके नॉमिनेशन फॉर्म्स। ये नॉमिनेशन फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, इनको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है। हर चीज में भाई साहब एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। आप रेंट पे भी घर ले रहे होंगे तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है ना? जैसे आप अगर भाई साहब कोई गैस का कनेक्शन ले रहे हैं तो भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। आप फोन का कनेक्शन ले रहे हैं तो भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। सो दिस इज अ नॉमिनल सिक्योरिटी डिपॉजिट दैट यू हैव टू गिव। मेक लीगल डिक्लेरेशंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक उम्मीदवार को अपने नाम पे सारे लीगल डिक्लेरेशन देने पड़ेंगे और ये पब्लिक को भी जानने का पूरा हक है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, अभी लीगल डिक्लेरेशंस क्या है? अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, ठीक है, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, ये आपका भाई साहब क्या है? सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। अगर भाई साहब कोई क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट चल रहा है, उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आई हैव दिस केस पेंडिंग अगेंस्ट मी, जो आपका कोर्ट में चल रहा होगा। ठीक है, डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। एसेट्स एंड लायबिलिटीज मतलब पैसा कितना है, कितना प्रॉपर्टी है, ये सब आपको ओपनली डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं और बाद में पकड़े जाते हैं तो आपके पे केस बन जाएगा। समझ में आ रही है? आपके और आपके फैमिली के जितने भी आपके प्रॉपर्टी हैं वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। करोड़ों में हो, लाखों में हो, हजारों में हो। ठीक है, ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारे चीजें जो हैं वो भाई साहब पब्लिश होती है इलेक्शन कमीशन में। आप अपने उम्मीदवार के ये सारी चीजें देख सकते हैं। बिफोर यू आर कास्टिंग योर वोट यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स फॉर योर कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट के लिए भी आप वोट देने जाते हैं। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनका एसेट्स और लायबिलिटीज कितना है, अगर उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है या नहीं, इन सारी चीजों की जानकारी आपको मिल सकती है।
before you are going, you have the right to get all the information about all the candidates who are contesting for elections in your ward or constituency. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? In our country, putting on educational qualification would go against the spirit of democracy for a reason. तो भाई साहब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डेमोक्रेसी के अगेंस्ट चला जाएगा, बता सकते हैं क्यों? बताइए, अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रहा हूं तो हो सकता है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाऊं। कितने पॉलिटिशियंस को आप जानते हैं जो पढ़े लिखे हैं, एक्चुअली पढ़े लिखे हैं? हाँ, नहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि एक्चुअली में उन्होंने अपना एजुकेशन, समझ लीजिए मैं अगर बोल रहा हूं कि ये ऐसे ही 100 रैंडमली मैंने 100 पॉलिटिशियंस को चुन लिया और उसमें से आपके कितने पढ़े लिखे हुए होंगे, कितने होंगे अप्रोक्सीमेटली आपके एक अंदाजे? हाँ, 5-10 आपके पढ़े लिखे होंगे, ये आप बता रहे हैं, है ना? और शायद ये सही भी है, मतलब आपके 90% जो पॉलिटिशियंस है दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर एजुकेशन। ठीक है, ये ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि फिर भी उनको चुनाव लड़ने का हक मिलता है? क्योंकि चुनाव जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। किसी को अगर समाज के लिए कोई काम करना है, उसका एजुकेशन उसके आड़े नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, इफ आई हैव टू वर्क फॉर द सोसाइटी, इफ आई वांट टू डू वेलफेयर फॉर माय पीपल, एजुकेशन इज नॉट अ बारिंग थिंग फॉर मी। हाँ, अगर मैं एजुकेटेड हूं तो ज्यादा काम कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं एजुकेटेड नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं कर सकता। ठीक है, आप अगर कंप्यूटर चलाना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा। आप अगर भाई साहब ऑपरेशन कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो आपको एक डॉक्टर होना पड़ेगा। आप भाई साहब किसी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना पड़ेगा। लेकिन अगर समाज का कोई काम कर रहे हैं आप, तो आपके लिए कोई क्वालिफिकेशन बैरियर नहीं है, कोई भी कर सकता है। इसीलिए डेमोक्रेटिक सेटअप में एजुकेशन इज नॉट अ बैरियर। ठीक है, समझ में आ रहा है? एजुकेशन इज नॉट अ बैरियर, मतलब आपका पढ़े लिखे होना कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। सो अगर हम भाई साहब सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखें तो दिस विल गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर अ रीजन। ये भाई साहब हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के अगेंस्ट चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे और ज्यादा करके पढ़े लिखे लोग अपने अपने जॉब्स में रहते हैं, उनको देश दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, ज्यादा करके आप देखोगे। ठीक है, तो इसका मतलब तो वो इलेक्शन में आएंगे ही नहीं कभी। समझ में आ रहा है ये? तो कैंडिडेचर कहां से मिलेगा हमको? ठीक है, तो दिस इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। इट वुड मीन डिप्राइविंग अ मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री सिटीजंस द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। तो भाई साहब बहुत सारे लोगों को आप इलेक्शन कंटेस्ट करने ही नहीं देंगे, मतलब वो अगर समाज का भला करना भी चाहें, वेलफेयर करना भी चाहें, तो भी आप उनको रोक रहे हैं। ये हो जाएगी बात। ठीक है, ओके ओके ओके। इलेक्शन कैंपेन 2 week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। तो जिस दिन आपका भाई साहब पोलिंग रहेगा और 2 वीक का आपको समय मिलेगा आपका कैंपेन करने के लिए, जोरों शोर से आप कैंपेन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये 2 week पीरियड होता है। कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, अलग अलग माध्यमों से, चिल्ला चिल्ला के हो भाई साहब, घर घर जाकर हो, ठीक है, रास्ते में भाई साहब पैम्पलेट बांट कर हो, या लोगों के लिए कोई ऑफिस खोल दिया उनके प्रॉब्लम्स निपटाने के लिए, ये सारे तमाम तरीकों से वोटर्स के साथ लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज अ प्रोसेस। कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स। पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स। तो भाई साहब इलेक्शन मीटिंग्स होती हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भाई साहब इनको एड्रेस करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स। मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स मतलब एक जगह पे इकट्ठा करते हैं लोगों को भाई साहब। ठीक है, कोई भाई साहब भाषण दे रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, मोबिलाइज करना। फोकस पब्लिक अटेंशन। हर एक पार्टी का हक बनता है भाई साहब पब्लिक के अटेंशन को, कोई एक एजेंडा या मुद्दा लेकर चलेंगे, उस मुद्दे पे हम क्या काम करने वाले हैं ये लोगों को बताएंगे। ठीक है, सो इस तरह से लोगों को इकट्ठा करना। न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स। तो आप देखोगे टेलीविजन में काफी सारे डिबेट्स होते हैं। अभी तो भाई साहब न्यूज में सिर्फ डिबेट ही होता है, न्यूज तो है नहीं भाई साहब, डिबेट ही होता है। खैर, तो आप देखोगे कि काफी इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज और डिबेट्स का भाई साहब होता रहता है। ठीक है, दिस इज ऑलवेज देयर। स्लोगन्स, गरीबी हटाओ, जैसे आपने भाई साहब कोई भी स्लोगन हो सकता है आपका। कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी, लोकसभा इलेक्शन जब 1971 में हुआ था, तो द पार्टी प्रोमिसेस टू रीओरिएंट ऑल द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। तो उन्होंने वैसे स्लोगन दिया गरीबी हटाओ। ठीक है, उस इलेक्शन के दौरान उन्होंने स्लोगन दिया गरीबी हटाओ, मतलब हम अगर
फिर से री इलेक्ट हुए तो वी विल इंश्योर दैट पॉवर्टी इज वाइप्ड आउट ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाट दे प्रॉमिस द पीपल। तो ऐसे भाई साहब हो सकता है, ठीक है। सेफ डेमोक्रेसी, जैसे जनता पार्टी 1977 के लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने बोला भाई साहब द पार्टी प्रॉमिस टू अंडू द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड रिस्टोर सिविल लिबर्टीज। 2 साल के लिए हमारे इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी 1975 से 77 तक, ठीक है। इस दौरान प्रेसिडेंट रूल था, ठीक है। जिन कारणों के वश हुआ था उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहां पे, बट ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज अ प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। सो इस टाइम पे बहुत सारे एट्रोसिटीज हुई, मतलब इस टाइम पे आप अपने काम से मतलब रखिए, कोई भाई साहब पार्टी, कोई भाई साहब आप यहाँ पे मतलब गैदर होकर कोई लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, लोगों को भाई साहब इकट्ठा कर रहे हैं किसी मुद्दे के अगेंस्ट में, आप जैसे पार्टी में भाषणबाजी होती है, ये सब नहीं था। आप 4 लोग भी एक जगह पे नहीं हो सकते। चाय की टपरी है भाई साहब, 5 लोग 10 लोग बैठ के भाई साहब पॉलिटिक्स डिस्कस करें, पुलिस आगे उठा के लेके जाएगी इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। आप अपने काम पे जाइए, काम से वापस आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये संगठन बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये इमरजेंसी का टाइम था, ठीक है, 2 साल। और इस दौरान भाई साहब, ठीक है, द पार्टी प्रॉमिस टू अंडू द, तो जनता पार्टी ने बोला भाई साहब डेमोक्रेसी हमारे बहुत मतलब हमको फ्रीडम नहीं था इन 2 सालों में, तो जो भी नुकसान हमारा हुआ इन 2 सालों में इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी वी विल कवर दैट अप। तो यहां पे भाई साहब लोकसभा इलेक्शन में सेफ डेमोक्रेसी इन्होंने बोला, ठीक है। ओके, लैंड टू द टिलर, लेफ्ट फ्रंट, ठीक है। बंगाल असेंबली इलेक्शंस 1977, इन्होंने भाई साहब मुद्दा उठाया कि जो फार्मर है उसी का लैंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फार्मर भाई साहब किसी दूसरे के खेती में खेती कर रहा हो, अगर वो मेहनत कर रहा है, खेती कर रहा है, तो खेत भी उसका खुद का होना चाहिए। तो लैंड टू द टिलर, ये उन्होंने भाई साहब मुद्दा उठाया, ठीक है, 1977 में। सो ऐसे अलग अलग, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, स्लोगन यूज्ड बाय एनटी रामा राव, द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन। इन्होंने भाई साहब, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस। तो हो सकता है भाई साहब आप किसी कम्युनिटी के लिए लड़ रहे हैं, तेलुगुस तो मतलब तेलुगुस के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, मराठा कम्युनिटी के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो अलग अलग कम्युनिटीज के लिए भी आप लड़ सकते हैं, ठीक है। आपका ये एजेंडा है, अलग अलग एजेंडाज के लिए पार्टीज अलग अलग कैंपेन्स लड़ती हैं और लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, वोटर लिस्ट में। ओके, इन अ डेमोक्रेसी ड्यूरिंग इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स हैव टू फॉलो इलेक्शन लॉज। तो जितने भी आपके पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं और कैंडिडेट्स होते हैं उनको भाई साहब इलेक्शन लॉज फॉलो करने रहते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। ना ही घूस दे सकते हैं और ना ही भाई साहब थ्रेटन कर सकते हैं। भाई साहब इलेक्शन देने जा रहे हैं, पहले वाले दिन आपका 10,000 का पैकेट आ गया, भाई साहब कहाँ से आया, किस पार्टी से, ये भाई साहब घूस है, दिस इज कॉल्ड ब्राइब। और अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा करते हुए आपको पकड़ा तो आपको जीवन भर के लिए बैन कर सकते हैं, ठीक है। और थ्रेटन वोटर्स, वोटर्स को थ्रेटन करना ये भी नहीं कर सकते। भाई नहीं दोगे तो भाई साहब किडनैप भी कर लेंगे तुमको, ठीक है। ऐसा अगर आपने बोल दिया तो भी थ्रेटन हो जाएगा वो, ठीक है। नहीं दिया तो कल से तुम्हारे घर का पानी बंद, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे भाई साहब, कर लो जो करना है, ठीक है। इस तरह की थ्रेटनिंग लैंग्वेजेस आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ब्राइब और थ्रेटन, अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। रिलीजन या कास्ट के नाम पे अगर अपील कर रहे हैं, आप अपने रिलीजन को सामने रख रहे हैं और वोटर्स को बोल रहे हैं कि भाई साहब हमको वोट दीजिए, हमारी पार्टी हमारे रिलीजन के लिए लड़ेगी, दैट्स बेसिकली अगेंस्ट, ठीक है। ये भी आपका इलेक्शन लॉ के अगेंस्ट है, दिस इज अगेंस्ट द इलेक्शन लॉ, क्योंकि वी आर अ सेक्युलर कंट्री। ओके, यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर, एनीबडी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेक्युलर? सेक्युलर मतलब क्या होता है? हाँ, सारे, ओके, इसका मतलब क्या है? क्या आप दूसरे रिलीजन्स को परेशान नहीं कर सकते हैं? सारे रिलीजन सेम है, लेकिन क्या इसको कैसे, देखो मैं बोल रहा हूं तुम एडुकेटेड हो, तुम पढ़े लिखे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तुम्हारे पास डिग्रियां हैं, है ना, तुमने डिग्रीज ली हैं, तुम पढ़े लिखे हो, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये देश सेक्युलर है तो इसका मतलब क्या है? ये तो आप जो बोल रहे हो वो है, ठीक है, सारे धर्मों का मतलब सेम मानेंगे भाई, किसी के ऊपर हम अलग से उसका तौहीन नहीं करेंगे, ये तो हो गया, लेकिन उसका ये क्या है, मतलब व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट? समझे मैं आपसे क्या पूछा हूं? आप अगर एजुकेटेड हैं तो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? आपके पास डिग्रियां हैं तभी आप बोल रहे हो ना, तो आपका देश सेक्युलर है, इसको आप कैसे बोलेंगे? हाँ, नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सरसाइज नहीं है,
आपका देश सेक्युलर है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे, उसमें आपको कोई भी प्रतिमा देखने को नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? ये कोई भी पूजा पाठ का कुछ भी सामान नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? वहां पे ना ही आप गणपति रख सकते हैं, ना ही भाई साहब कोई किसी भी धर्म का कोई भी चीज वहां पे नहीं रख सकते। प्राइवेट स्कूलों में शायद चल रहा होगा, प्राइवेट ऑफिसेज में हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज में आपका ये नहीं चलेगा। स्टेशंस में, बस स्टॉप्स में, जो भी गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टीज हैं, उनमें किसी भी रिलीजन का किसी भी हिसाब से सपोर्ट नहीं है। मतलब किसी एक रिलीजन को हम सपोर्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड सेक्युलर। ये आपको सेक्युलर होना दिखाता है। ठीक है, आप गवर्नमेंट में रहकर किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट भाई साहब पहले से ही ये, आप अगर किसी आंगनवाड़ी स्कूल में जाएंगे या गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, वहां पे कोई प्रतिमा दिखेंगी नहीं आपको, कायदे से नहीं दिखनी चाहिए। गणपति की हो गई हो, शिव जी का हो गया हो, कोई मोहम्मदन प्रतिमा हो गया हो, कुछ भी नहीं दिखेगा। कोई भी वॉल हैंगिंग पोस्टर या कोई भी आइडल आपका ऐसा नहीं होगा कि किसी रिलीजन को प्रमोट करता हुआ दिखे। दैट इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। ठीक है, ये सेक्युलर होने का तात्पर्य है, रिजल्ट है। समझ में आ रहा है? ये वो बोल तो सकते हैं हम कि हाँ सारे धर्म सेम हैं, किसी एक धर्म को हम ये नहीं करेंगे, ये सब चीजें हैं, लेकिन कैसे आप दिखाएंगे इसको सेक्युलर है? तो ये आपके ऊपर बाइंडिंग है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में हैं और आपने ये किया तो आपके ऊपर जुर्माना लग जाएगा भाई साहब, आपकी जॉब भी जा सकती है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, हाँ, ज्योतिबाई फुले इज अ सोशल रिफॉर्मर, ही इज नॉट कनेक्टेड विथ सोशल रिफॉर्मर्स। आप रख सकते हैं, आप गांधी का पोर्ट्रेट, आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, गांधी जी का आपको ये मिलता है, अगर आप कभी गए होंगे, यस यू कैन, वो सोशल रिफॉर्मर है, ही इज नॉट प्रोपोगेटर ऑफ रिलीजन। ठीक है, पुलिस स्टेशन में भी आप अगर जाएंगे तो ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। हाँ, सोशल रिफॉर्मर्स के आप फोटोज लगा सकते हैं, बी आर अम्बेडकर का फोटो लगाया, सुभाष चंद्र बोस का फोटो लगाया, नेताजी का, भगत सिंह का फोटो लगाया, गांधी का फोटो लगाया। दीज आर ऑल पीपल हु हैड बेसिकली फॉट फॉर इंडिपेंडेंस एंड दे वर सोशल रिफॉर्मर्स एज वेल। ज्योतिबाई फुले का भाई साहब अगर है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ही इज नॉट कम्युनिकेटिंग एनी रिलीजन, वो रिलीजन को भाई साहब नहीं, इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी रिलीजन, दैट इज समथिंग दैट इट कैन बी डन। ये हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? ओके, यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन। बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि भाई साहब आपको इलेक्शन पे, कैंपेन पे गाड़ियां लगती हैं, तो अभी आप समझ लीजिए रूलिंग पार्टी के हैं। समझ में आ रहा है? ये मैं अभी समझ लो रूलिंग पार्टी का हूं, ए पार्टी है, और अभी मेरी सरकार है, लेकिन सरकार में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इलेक्शन में शायद मैं नीचे जाऊं ऊपर जाऊं वो देखा जाएगा। लेकिन कैंपेनिंग के लिए मैंने क्या किया, जितने भी पुलिस की गाड़ियां हैं, जितनी भी भाई साहब मेरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनके जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने भी मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की गाड़ियां हैं, उन सबको मैंने कैंपेनिंग में लगा दिया। दिस इज रॉन्ग, ये नहीं कर सकते आप। गवर्नमेंट के व्हीकल्स या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के कामकाजों में ही हो सकती है, किसी पार्टी के कैंपेन में यूज नहीं हो सकती। आपको करना है, आप अपनी पर्सनल गाड़ी लाइए, कीजिए। ठीक है, सो यूजिंग गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, गवर्नमेंट का कोई ऑफिस, गवर्नमेंट की कोई गाड़ी, ये सब चीजों को अगर आप यूज कर रहे हैं अपने पर्सनल पार्टी इलेक्शन के कैंपेन में, दैट इज रॉन्ग एज पर इलेक्शन कमिटी। ठीक है, क्लियर है? ओके, स्पेंड मोर देन ₹25 lakhs in a constituency for a Lok Sabha election और ₹10 lakh in a constituency in assembly election। अगर आप लोकसभा का इलेक्शन कर रहे हैं और 25 लाख से ज्यादा आपका खर्चा हुआ है, तब आपने भाई साहब कोई झोल किया है। ठीक है, अगर आपने दिखाया कि मेरा 25 लाख से ज्यादा खर्चा हुआ है तो कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, और अगर आप असेंबली इलेक्शन, मतलब आपका भाई साहब कैसा, स्टेट लेवल पे जो आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उसमें अगर आपने 10 लाख के ऊपर खर्चा दिखाया तो भी आपका भाई साहब झोल हुआ है। ठीक है, तो आप डीबार हो सकते हैं, आप बैन हो सकते हैं। क्लियर है? अंदर दी टेबल कुछ हो रहा होगा उसका नहीं मालूम, लेकिन जो लीगली खर्चा है उसको अगर 25 लाख के ऊपर हो गया या 10 लाख के ऊपर हो, देन दैट कैन बी बैन। ठीक है, सो यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा। कोई भी जो आपका रिलीजियस प्लेस है उसको अगर आप इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज कर रहे हैं, दैट ऑल्सो गोज अगेंस्ट यू। ठीक है, ये भी आपके अगेंस्ट में हो जाएगा। यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस। तो गवर्नमेंट के व्हीकल्स, गवर्नमेंट के लोग या गवर्नमेंट का एयरक्राफ्ट अगर आप यूज कर रहे हैं फॉर इलेक्शंस, दैट इज ऑल्सो। ऑल कैंडिडेट्स हैव टू फॉलो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसी को अपन बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन्स, अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस
to be followed by political parties and contesting candidates during election time. तो कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली है क्या? एक ऐसा सेट है गाइडलाइंस का जिसको सारे कैंडिडेट्स को प्लस सारे पार्टीज को फॉलो करना ही पड़ेगा ड्यूरिंग इलेक्शंस, अदरवाइज दे कैन बी बार्ड, दे कैन बी बैंड फॉर लाइफ एज वेल. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.